चलो बच्चों, तब तक हम क्या करते हैं, पहले कल हमने जो पढ़ा था उसे जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आज जो हम पढ़ना चाहते हैं, आज जो हमें पढ़ना है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए बच्चों, आपने कल रिवाइज ज़रूर किया होगा। मैंने शुरू में आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो वैल्यू चेंज नहीं होती उन्हें हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, और जो वैल्यू हमारी चेंज होती हैं उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जनरली आपके में दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उन वेरिएबल्स को एक्स एंड वाई एज्यूम करेंगे। कई बार आप आगे जाओगे तो आपको पी और क्यू, इस चैप्टर के थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमें कुछ वेरिएबल्स को पी और क्यू एज्यूम करना होगा। हम देखेंगे उन क्वेश्चंस में। अब हमें पता है कि ये दो जो इक्वेशंस हैं, सबसे पहले काम है मेरा कि ये दो इक्वेशंस मेरी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। मुझे ये पता करना है कि ये इक्वेशंस लीनियर होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशंस बच्चों, मैंने बताया था कि x की पावर 1 और y की पावर 1, यानी कि x और y की पावर्स जो हैं वो और कुछ पावर नहीं रहेंगी, सिर्फ x की पावर 1 रहेगी और y की पावर मेरी 1 रहेगी। और x और y की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। x के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। इसी तरह से बच्चों y के साथ भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकती है, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। इस तरह से अगर मैं कांस्टेंट को जनरल कांस्टेंट लिखूं तो इस फॉर्म को हमने बोला था ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब यहां पे बच्चों हमने कंडीशन पढ़ी कि a जीरो नहीं हो सकता और b भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो होगा तो x वाली टर्म गायब हो जाएगी, और b जीरो होगा बच्चों तो y वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो ये वाली चीजें हम कल देख चुके थे। इसके आगे भी फिर हमने पढ़ा था। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अच्छा, इस चीज को आपकी बुक में ना शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस कंडीशन को, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब जीरो होगा? जब दोनों की वैल्यू जीरो हो। जब दोनों की वैल्यू जीरो हो। किसी एक की भी वैल्यू जीरो नहीं है ना बच्चों, तो ये जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर कोई एक टर्म जीरो हुई तब भी ये जीरो नहीं होगा, और उस केस में इसमें दो वेरिएबल से सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा बच्चों। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन वेरिएबल अगर सिर्फ रहेगा, तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर सिर्फ वन वेरिएबल रहता है तो जो मेरी लाइन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेरिएबल, तो लाइन मेरी एक्सिस के पैरेलल होगी। या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस चीज को हम आगे देखेंगे फिर से। तो जनरल फॉर्म अगर मुझे दो इक्वेशंस लिखनी है, तो दो इक्वेशंस की जनरल फॉर्म बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि इस लाइन पे किसी भी x और y की कुछ अगर मैं वैल्यू लेता हूं, मान लो कि x और y, ये क्या दिखाता है? एक पॉइंट को दिखाता है। तो मैं बता सकता हूं कि कोई भी पॉइंट मेरा गिवन लाइन पर है या नहीं है। कैसे बताएंगे बच्चों इस चीज को कि मेरा पॉइंट लाइन पर है या नहीं? इसके लिए हम पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखेंगे। पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखने पे अगर लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, पॉइंट को, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करने पर अगर लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये पॉइंट लाइन पर है, वरना ये पॉइंट लाइन पर नहीं है। अब इस लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, दुनिया भर के पॉइंट हो सकते हैं। तो आप किसी भी गिवन पॉइंट को, मान लो कि आपको बताना है कि ये 3,2, क्या ये पॉइंट इस लाइन पर है? तो आप क्या करोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट पुट करोगे। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। और इस लाइन की बच्चों राइट हैंड साइड क्या है? 5। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है। तो दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चों? 3,2 डज नॉट लाई, डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन। तो आपको कभी भी यह पता करना हो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखनी है। आपको कभी भी यह याद करना है कि क्या मेरा गिवन पॉइंट लाइन पर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना है।
पुट करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, इसको मैथ में बोलते हैं लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अगर लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो वो पॉइंट लाइन पर है, वरना वो पॉइंट लाइन पर नहीं है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों हमने देखा था, ये बेसिक रिवाइज किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, इसमें वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। और ये जो इक्वेशंस हैं बच्चों, एक्सिस की इक्वेशन भी हम बता सकते हैं। वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बच्चों y इक्वल टू जीरो। ये y इक्वल टू जीरो क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। ये आपने क्लास 9th में सुना था, पढ़ा था। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x इक्वल टू जीरो। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू जीरो। और x इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? y इक्वल टू जीरो। फिर हमने देखा था अगर सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन है, सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल की इक्वेशन कैसे हो सकती है? या तो x इक्वल कांस्टेंट या y इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वो हमने पढ़ा था बच्चों, हम पहले उस पर ले आते हैं आपको। हाँ, ये हमने पढ़ा था x इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट जो इक्वेशन है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। x इक्वल टू जीरो होता तो y एक्सिस होती, x इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो क्या होगा बच्चों? y एक्सिस के पैरेलल होगी। मैं आपके लिए एक इक्वेशन और ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। मान लो कि ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये वाली लाइन देखिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। ये मान लीजिए 1 2 3 -3 पर है ये, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -3। क्या होगी बच्चों इस लाइन की इक्वेशन? x इक्वल्स टू -3। यानी x इक्वल टू कांस्टेंट, जब भी x इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी? y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन। तो इस पर हम लिख देते हैं इट रिप्रेजेंट्स, आप लिख लो इस वाले पॉइंट को, लाइन, इट रिप्रेजेंट्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बच्चों? x इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब भी x कांस्टेंट होगा, यानी कि इस इक्वेशन में मेरा दूसरा जो वेरिएबल है y वो नहीं है। अगर सिर्फ x इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है बच्चों आपको, तो ये क्या होगा? x इक्वल्स टू कांस्टेंट भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये लाइन क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल। ये बात आप सभी के दिमाग में फिट हो गई है बच्चों? बोलो एक बार। ठीक। इसी तरह से अगर y इक्वल्स टू कांस्टेंट, अब कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यहां पे मैंने आपको y इक्वल टू 3 ड्रॉ करके दिखाया था, तो y इक्वल टू 3 क्या होगा? ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो y इक्वल टू 3 को मैंने प्लॉट कर दिया। ये जो लाइन की इक्वेशन है बच्चों, ये y इक्वल टू 3 है, और ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल। अगर मान लो अगर y की वैल्यू नेगेटिव में होती, मान लो y इक्वल टू -6, तो ये नीचे की तरफ होती और होती x एक्सिस के पैरेलल। ये बात बच्चों आपको समझ आ चुकी है? चलो इसके बाद हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पीछे हमने जो देखा था, ये आपको, अच्छा अब क्या है बच्चों, इसके बाद हमने देखा था कि हम अपने एक्स वाई प्लेन पर किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो, हम एक्स वाई प्लेन पर किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मन में सोचो एक बार ये वाली बात, ठीक है? कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? उसके लिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम बच्चों कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो 2 पॉइंट्स के लिए बच्चों मैंने क्या किया, अच्छा अभी जो मैंने एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची थी उसमें 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो मेरी एक्सिस के पैरेलल है। वहां पे दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे पैरेलल वर्ड से मिल रही है। किससे मिल रही है बच्चों? पैरेलल वर्ड से। तो वहां पे बस मैं सिंपल लाइन खींच लेता, लेकिन जब मेरे 2 वेरिएबल्स रहेंगे 3x + 2y = 6, तो मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए बच्चों कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स को हम कैसे करते हैं? एक पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पे अज्यूम कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को वाई एक्सिस पे अज्यूम कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे अज्यूम करते हैं तो एक्स एक्सिस पे मुझे पता है y क्या होता है? 0।
एक्स एक्सिस पे y क्या होता है बच्चों? 0। तो y की वैल्यू 0 पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर मेरी लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। सिमिलरली इस पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं कि y एक्सिस पर मेरी लाइन कब पॉइंट को कट करेगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम यहां पे x को 0 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दो पॉइंट में क्या करता हूं, एक्सिस पर दो पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, एक्सिस पे फाइंड करके लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यानी एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट पता करने के लिए y को इक्वल 0 कर देंगे। दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे निकालने के लिए बच्चों x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू निकाली, पॉइंट आ गया, पॉइंट आया 0,3, ड्रॉ कर दिया ये वाला पॉइंट। सिमिलरली बच्चों मैंने क्या किया, सिमिलरली मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू करने से मेरे पास पॉइंट आ गया और पॉइंट दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंटों से होती हुई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस वाले केस में बस मैं दो पॉइंट्स एक्सिस पे तब फाइंड नहीं कर पाऊंगा जब मेरी इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन से पास होगी तो उसमें मैंने बताया था ओरिजिन से वो इक्वेशन पास होती है जिसमें c यानी कि जो कांस्टेंट है, जिसमें ना x से मल्टीप्लाई हो रही है ना y से मल्टीप्लाई हो रही है, वो वैल्यू 0 होगी। वो वैल्यू कब होगी बच्चों, 0 होने पर इक्वेशन कहां से पास होती है, ओरिजिन। तो ओरिजिन में 1.00 रहेगा, एक पॉइंट आप हमेशा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, यानी 1.00। दूसरे पॉइंट के लिए आप x की कोई दूसरी वैल्यू ले लोगे, या तो x को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी आपको समझ आ रही है, और y की वैल्यू निकाल लोगे, या y की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो ये मैंने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 2 लिया और y की वैल्यू को फाइंड किया, y की वैल्यू -1 आई थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हमने रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद अब मैंने देखना है अगला पॉइंट, अगर मैं दो लाइंस को ड्रॉ करूं एक्स वाई प्लेन पर, दो लाइन को ड्रॉ करूं एक्स वाई प्लेन पर, तो बच्चों टोटल 3 तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूं, टोटल 3 केसेस हो सकते हैं। दो लाइन को एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करने के बच्चों कितने केसेस हो सकते हैं, 3। पहला केस वो जब मेरी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसमें देखो लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। पहला केस क्या होगा, जब मेरी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दूसरा केस होगा मेरी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। दूसरा केस क्या है बच्चों, मेरी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट ना करें तो इसका मतलब है मेरी लाइंस वो पैरेलल हैं। मेरी लाइन कैसी है बच्चों, पैरेलल। और थर्ड केस है बच्चों, थर्ड केस है मेरी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी मेरी दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि मेरी लाइन दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। वर्ड्स आपको समझ आया, मैथ के वर्ड्स। पहले में मैंने बोला एक जैसी लाइन है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है, ओवरलैप बोला, फिर थोड़ा और अच्छे वर्ड को हमने यूज किया, हमारी लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा, सभी पॉइंट्स पे कट करेगी, मतलब जो भी पॉइंट पहली लाइन पे प्रेजेंट है वही पॉइंट दूसरी लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ लाइन यूजिंग ग्राफ, ये आपने कर लिया है, शोभी ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पर, तो शोभी ने ये किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोग भी ग्रुप पे शेयर करो ये। तो ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद बस मुझे दो पॉइंट्स बताने हैं। तो पहली लाइन के दो पॉइंट्स देखे, दूसरी लाइन के दो पॉइंट्स देखे, और उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन देख ली। लाइन ने जहां पे कट किया वो उसका सॉल्यूशन हो गया, वो उसका क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम आज आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस चैप्टर को 5-6 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। पहला पार्ट है हम लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर ग्राफ की हेल्प से इसका सॉल्यूशन पता करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी लाइन ने अगर कट किया है तो जिस पॉइंट पे कट किया है वो इसका सॉल्यूशन है। ये बात बच्चों आपको समझ आई? हाँ भैया। अब जब आपने लाइन ड्रॉ की होंगी तो आपको 3 तरह के केस मिले होंगे जो हमने डिस्कस की हैं। पहला केस क्या होगा, हो सकता है मेरी लाइन कट कर रही हो सकता है मेरी लाइन क्या कर रही हो बच्चों, कट।
दूसरा केस आपको मिला होगा मेरी लाइन कट नहीं कर रही और मेरी लाइन दोनों पैरेलल हैं। मेरी लाइन दोनों बच्चों क्या है? पैरेलल हैं। तीसरा केस आपको मिला होगा कि ये जो मेरी लाइंस हैं ये एक ही जैसी लाइन है, मतलब आपको ड्रॉ करने पे एक ही लाइन मिली होगी। दोनों लाइन को आप ड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, एक लाइन के ऊपर ही आपको दूसरी लाइन मिली होगी। इस केस को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो बिना ड्रॉ किए हम सेकंड पार्ट में क्या समझ रहे हैं, हम ये समझेंगे बच्चों, बिना ड्रॉ किए मैं कैसे बताऊंगा कि अगर मुझे दो लाइंस दे रखी हैं तो ये मेरी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। क्या करना है बच्चों, मुझे बिना लाइन को ड्रॉ किए ही मुझे बताना है कि ये मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइन है। इतनी बात समझ आई बच्चों? तो हम इस थ्योरी पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, आपको तीन केसेस यहां पे लिखे हुए हैं। मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है, मेरी लाइन कोइंसाइड कर रही है और मेरी लाइन बच्चों पैरेलल है। तो इसके लिए देखो इन्होंने यहां पे कुछ कंडीशन लिखी हुआ है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगली इक्वेशन, अगली कंडीशन लिखी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशंस को हम समझने की पहले कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कंडीशंस आपको किस तरह से सोचनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको लाइन ड्रॉ करता हूं। हम क्या देख रहे हैं, कंडीशंस। हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कंडीशंस फॉर लाइंस। किस तरह की लाइन हो सकती है मेरी? इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन हो सकती है बच्चों? इंटरसेक्टिंग। दूसरी हो सकती है मेरी पैरेलल और तीसरी बच्चों मेरी हो सकती है कोइंसाइड। तो इस चीज को पहले ना मैं आपको सीधे कंडीशन नहीं रटा रहा बच्चों, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये तो बहुत बेसिक हम पढ़ रहे हैं, जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक इस कॉन्सेप्ट को आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहले हम कंडीशन समझेंगे, उसके बाद जो हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखनी है उसे देखेंगे। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं एक किसी लाइन को। ये कोई लाइन है बच्चों, ऐसी लाइन हो सकती है मेरी। इस लाइन की इक्वेशन कैसी रही होगी, मैं जनरल इक्वेशन अज्यूम कर ले रहा हूं बच्चों। तो कैसी इक्वेशन रही होगी, ax प्लस by इक्वल टू c। कुछ इस तरह की इक्वेशन रही होगी बच्चों या नहीं रही होगी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लाइन का स्लोप। लाइन का क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? लाइन का स्लोप, ठीक है। लाइन का स्लोप होता है कि लाइन मेरी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं हम ये वाली चीजें आपको, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करेंगी। और अगर एक बार आपको ये चीज समझ आ गई ना, फिर आपको क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेंगे। तो लाइन का जो स्लोप है बच्चों, वो लाइन का स्लोप डिपेंड करता है एक्स का जो कोफिशिएंट है और वाई का जो कोफिशिएंट है। बच्चों एक्स के साथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, लेकिन आप मेन चीज समझ गए। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, एक्स में किससे मल्टीप्लाई हो रही है और वाई में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज आपका डिसाइड करता है स्लोप। ये चीज बच्चों आपका क्या बताता है? स्लोप। स्लोप होता है बच्चों आपको आपका नेगेटिव ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मल्टीपल ऑफ वाई। आपको ये लिखना नहीं है, बस मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि अगर मैं इस तरह से देखूं तो मेरा स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी पर। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? ए और बी पर, माइनस ए अपॉन बी। इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मेरा स्लोप क्या है बच्चों? माइनस ए अपॉन बी। अब ये अपना माइनस साइन को छोड़ दो, बस आप इस पे फोकस करो कि ये ए अपॉन बी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? एक्स का जो कोफिशिएंट है उस पर और वाई का कोफिशिएंट है उस पर। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, सोच के बताना।
देखना, मैंने ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो इसका स्लोप क्या है, ध्यान देना बच्चों, इसका स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करूंगा तो ये, तो क्या इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है? क्या इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है? सोच के बताओ बच्चों। नहीं। इसका ढलान देखो, ये एंगल देखो, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, क्या ये एंगल इक्वल है दोनों लाइन के? नहीं। तो लाइन कट सिर्फ तभी कर सकती हैं जब उनके स्लोप इक्वल नहीं ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। लाइन मेरी कब एक दूसरे को कट करेंगी? जब उनके स्लोप इक्वल होंगे। अरे नहीं ये क्या बोल दिया बेटे? इतना हम इतना हम डिटेल में बता रहे हैं आपको, गलत बोलने के लिए नहीं। फिर से सोचो, इस लाइन का स्लोप क्या है, ये वाला एंगल, और इस लाइन का स्लोप क्या है, ये वाला एंगल। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? एक्स एक्सिस से ये देखो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? जब बराबर नहीं होंगे तो एक किसी डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी लाइन किसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी दोनों लाइन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे तो वो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो लाइन एक दूसरे को कट कब करती है बच्चों? जब उनके स्लोप बराबर नहीं होते, जब उनके स्लोप बराबर नहीं होते। अब इस कंडीशन को हम आपको बताएंगे और आपको देखो कितनी आसानी से समझ आएगी। देखना, यहां पे मैंने क्या लिखा है, a अपॉन बी लिखा है, लेकिन आपकी बुक में इस चीज को दूसरे तरीके से लिखा होगा, इसको हम बताते हैं। देखो ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन देखो मैं अपना वही फॉर्मेट यूज करूंगा, दो इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है जनरल फॉर्म में, तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो स्लोप में मैंने कुछ ऐसा देखा था कि a1 अपॉन b1 पहली लाइन का स्लोप है और a2 अपॉन b2 दूसरी लाइन का स्लोप है। ये स्लोप बराबर बच्चों नहीं होने चाहिए, ये स्लोप बराबर नहीं होने चाहिए। इसी को बच्चों, इसी कंडीशन को आपको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया है, a2 को इधर ले आओ और b1 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन कहां से आई है एक्चुअली, आप समझ पा रहे हो? एक्चुअल में ये स्लोप से ड्राइव की है बच्चों। आपको ये आप आगे की क्लास में जाओगे ना तब आप सीखोगे, लेकिन हमें लगा कि हमें ये आपको बताना चाहिए, इसीलिए हमने आपको 10th क्लास में ही बता दिया है। कहां से आई है ये कंडीशन, ये कंडीशन क्या बताती है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंडीशन मुझे बता रही है, आप वर्ड्स में बोलोगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपको बताती है कि स्लोप ऑफ द इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, दैट इज व्हाई दे आर इंटरसेक्टिंग। और वो इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों? एक पॉइंट पे। ये कंडीशन आपको समझ आई या नहीं आई? सोचो इस चीज को कि ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये समझ रहे हो? तो मेरी लाइन बच्चों इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब उनके स्लोप इक्वल नहीं होंगे, जब उनके स्लोप इक्वल नहीं होंगे। और इस चीज को आप कैसे करोगे, आप इसको बहुत प्यार से कर दोगे बच्चों, a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब कैसे सोचूंगा, तब देखो सिंपल ये देखूंगा x के साथ क्या लिखा हुआ है a1, इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है a2, तो मैंने क्या किया, x के साथ जो लिखा था a1 अपॉन दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ था a2, इस रेशियो को निकाला। फिर मैंने दूसरा रेशियो निकाला, कौन सा रेशियो, b1 अपॉन b2, यानी कि इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है बच्चों y के साथ, और दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो मेरी लाइन क्या होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग। क्या होंगी मेरी लाइन, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, मैं आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करा रहा हूं, देखना जरा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, 1 पॉइंट पे। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट जो है देखो बच्चों मेरा इस लाइन पर भी है, और ये वाला पॉइंट मेरा इस लाइन पर भी है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा तो इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। कितना पॉइंट आएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक। आप इस
दोनों लाइन की इक्वेशन को किसी को भी दे दो और आप उनसे बोलो सॉल्व करो, सॉल्व करने पे हर किसी का आंसर एक ही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है मुझे कि इस पेयर का मतलब मेरी जो दो लाइन की इक्वेशन है, अगर उनके स्लोप इक्वल नहीं है तो उनका सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों? एक। और क्योंकि ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिक। जैसे कि यूनिक वर्ड को मैं आपको बताता हूं, ताजमहल जैसी कोई और बिल्डिंग है बच्चों? नहीं है। यानी ताजमहल अपने आप की एक तरह की सिर्फ एक ही बिल्डिंग है जिसे हम बोलते हैं यूनिक, यूनिक बिल्डिंग है। इसी तरह से अगर मैं आपको दो लाइन की इक्वेशन दूं और उन दोनों लाइन के स्लोप इक्वल ना हो तो उन लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई या नहीं आई आपको? हाँ भैया। ठीक है, तो ये कंडीशन अब हम आपको बता रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये आपको स्लोप से थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए, हम जहां तक आपसे उम्मीद करते हैं आपको इतना ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं कंडीशन किसके लिए लिख रहा हूं बच्चों? सबसे पहले मैं कंडीशन लिख रहा हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइन मेरी इंटरसेक्ट कब करती है बच्चों? जब उनके स्लोप इक्वल ना हो। तो हम यहां पे ना एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं आपके लिए, आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लो। स्लोप ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ लाइंस शुड नॉट बी इक्वल। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ये बात आप इसको रियलाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है। बुक में सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन लिखी हुई है लेकिन ये बहुत ज्यादा हमें बता रही है। और क्या बता रही है बच्चों? अगर मैं लाइन की इक्वेशन, सपोज मेरी लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इसमें जो मैं a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करूंगा, a1 अपॉन a2 अगर ये कैलकुलेट करने पर b1 अपॉन b2 के बराबर ना आए तो ये कंडीशन मुझे बताती है मेरी लाइंस क्या हैं? लाइंस क्या है बच्चों? इंटरसेक्टिंग है। लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये बात बच्चों समझ आई? ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? हाँ। अब अगली कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, जो दूसरी कॉन्सेप्ट बची कि स्लोप अगर सेम है तो क्या होगा। स्लोप अगर सेम है तो क्या होगा। तो यहां पे बच्चों हम ना आपके लिए दो डिफरेंट इसके पाथ बना देते हैं और दो टाइप में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं केस सेकंड देख रहा हूं जहां पे मेरे स्लोप क्या है? दो हम आपको केस ड्रॉ कर रहे हैं और उन केसेस को आप सोच के बताना। स्लोप सेम है, हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? स्लोप सेम है। इसमें भी स्लोप सेम है। देखना आप कैसे सेम है, अभी आप खुद बताओगे मुझे। तो सबसे पहले मैं आपकी यहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। यहां पर भी मैंने आपके लिए एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहां पे देखो मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखना दो लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उनको ध्यान से देखना। अच्छा, लाइन आप कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, मुझे ये वाली लाइन ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। हमने एक लाइन ये ड्रॉ की और दूसरी लाइन भी देखो, ये रेड कलर आपको दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं आगे के लिए। दूसरी लाइन ये ड्रॉ की, इसमें देखो, इसमें हमने एक लाइन बच्चों ये ड्रॉ की है और दूसरी लाइन देखो आप, दूसरी लाइन ये ड्रॉ की है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें ये सोचना है। हमें क्या सोचना है बच्चों? ये सोचना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसको हम थोड़ा सा एक्सेस को आगे बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक, देखो बच्चों, ये मेरी दो लाइन से, ध्यान रखना यहां पे मैंने दो लाइन ड्रॉ की है, मैं लिख दूं आपके लिए। एक लाइन मैंने रेड में ड्रॉ की है और दूसरी लाइन बच्चों ग्रीन में ड्रॉ की हुई है। तो आप ये मत सोचना कि ये एक लाइन है। तो आप मुझे बताओ दोनों लाइन का स्लोप एक जैसा है या नहीं है? तो स्लोप आपको समझ आया? स्लोप इनका क्या है? सेम। स्लोप क्या है बच्चों?
सेम। यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो बच्चों, स्लोप क्या है आपका? तो भैया यहाँ सेम। पे भी सेम है। सेम, यानी कि स्लोप जब सेम होगा, स्लोप जब सेम होगा तो दो केसेस हो सकते हैं। स्लोप जब सेम होगा तो कितने केसेस हो सकते हैं बच्चों? दो। या तो मेरी लाइन एक दूसरे पर हैं, ओवरलैप कर रही हैं, या तो मेरी लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, या फिर दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर मैं इनकी कंडीशन लिखूं तो देखो, स्लोप की कंडीशन लिख रहे हैं हम सिर्फ, a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए बच्चों b1 अपॉन b2 के। इसमें भी क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर है बच्चों b1 अपॉन b2 से। तो इतनी कंडीशन से मुझे इतना पता चलेगा, सिर्फ इस कंडीशन से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 से सिर्फ मुझे इतना पता चल रहा है कि मेरी लाइंस का स्लोप इक्वल है। इसका मतलब या तो मेरी लाइन ओवरलैपिंग हो सकती है, ओवरलैप कर सकती है, या फिर मेरी लाइन पैरेलल हो सकती है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों में मुझे डिफरेंशिएट करना है कि मेरी लाइन ओवरलैप कर रही है यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है, या मेरी लाइन पैरेलल है। इसको मैं कैसे बताऊंगा? तो बच्चों जब आप थोड़ी क्लास में आगे बढ़ोगे तो आप एक नई चीज पढ़ोगे, और उस चीज को बच्चों हम बोलते हैं ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्या करना? ऑरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि ये जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ना, ये डिपेंड करती है बच्चों सी पर। किस पर डिपेंड करती है? सी पर। तो क्या इस वाले केस में परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर है? हाँ, सेकंड केस में बराबर है। और इस वाले केस में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या ये दोनों में बराबर है लेंथ? इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। तो यहीं से आपकी कंडीशन निकल के आएगी। सोचना इसको, ये वाली चीज बच्चों आपको कोई नहीं बताएगा जो हम इतना डिटेल में बता रहे हैं ना। ये आप देखना, ना बुक में मिलेगी ना ये मिलेगी, लेकिन आपको ये हमेशा याद रहेगा। इस बात की गारंटी है कि आप इसको भूल नहीं पाओगे अब। तो जब स्लोप सेम है और अगर परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर ना हो, परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर ना हो, तो मेरी लाइंस कैसी होंगी बच्चों? अब मैं लिख सकता हूं ये लाइंस मेरी कैसी हैं? पैरेलल। और यहां पे अगर ये वाली चीज C1 अपॉन C2 के बराबर आ जाए तो मेरी लाइंस कैसी हैं बच्चों? ओवरलैपिंग। कैसी हैं मेरी लाइंस? ओवरलैप करती हैं एक दूसरे पर। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब मुझे आप एक चीज बताओ, ओवरलैप कर रही हैं तो ये लाइन दोनों एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। हाँ। तो अगर मेरा पॉइंट दोनों लाइन पर है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। अगर मेरा पॉइंट दोनों लाइन पर है तो वो पॉइंट क्या होता है? लाइन, इस दोनों लाइनों के लिए सॉल्यूशन होता है। तो इसमें सोच के बताओ आपको कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप देखो खुद से बता रहे हो कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे बच्चों इस केस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे बच्चों इस केस में आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में आप सोच के बताओ कि इस लाइन का पॉइंट इस लाइन पे कभी भी आ सकता है क्या? तो क्या कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जो दोनों लाइन पे प्रेजेंट हो? तो इन दोनों लाइन के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे प्रेजेंट है, यानी कि इस लाइन का कोई भी सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? नो सॉल्यूशन। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब हम फिर से बुक पे आ जाते हैं। इस बुक में देखो बच्चों, अगली कंडीशन देखो आपको लिखा हुआ है यहां पे। इन्होंने अगली कंडीशन इन्होंने लिखी है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कोइंसिडेंट लाइन नहीं मतलब एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि इनका पहली बात स्लोप इक्वल होगा। पहले क्या होगा? इनका स्लोप इक्वल होगा। और तीसरी कंडीशन हमें जो है वो पता चलेगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो भी इक्वल होगा, यानी कि इसमें मेरी कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है लाइंस तो मेरी लाइंस क्या है बच्चों? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। बहुत सॉल्यूशंस हैं बच्चों। ठीक है।
ये बात समझ आ रही है आप सभी को? और अगर हाँ भैया। अगर मेरे स्लोप तो इक्वल हैं, लेकिन ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं उसकी लेंथ इक्वल नहीं है, तो यहां से बच्चों मेरी कंडीशन निकल के आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि मेरी स्लोप तो बराबर है लेकिन परपेंडिकुलर बराबर नहीं है। तो यानी कि मेरी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन बच्चों नहीं होता है। ठीक है, अब इन्होंने जो ये यूज किया है ना बच्चों, इसी को हम अभी अपने क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके बता देते हैं। जिस तरह से इन्होंने ये लिया है ना, इन्हीं तीनों लाइनों को हम आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड, क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड, ये मेरी लाइन है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये मेरी पहली लाइन है। और दूसरी लाइन है बच्चों 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो, 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो है, तो माइनस 20 को हम राइट साइड पे ले गए तो प्लस 20 हो गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपसे पूछेगा लाइन बताओ कैसी है, लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, या फिर बच्चों क्या है आपकी? इंटरसेक्टिंग। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2। लेट अस कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? a1 अपॉन a2। a की वैल्यू क्या है? x के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में 1, और दूसरी इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 3। फिर कैलकुलेट करो आप b1 अपॉन b2। पहली इक्वेशन में y के साथ क्या है बच्चों? -2, और दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या है? -4। थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आया? 1/2। क्या a1 अपॉन a2, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हेंस इसीलिए लाइंस क्या है मेरी? कितना आसान है, देख रहे हो आप? लाइन कैसी है मेरी? कितना आसान है, आप समझ रहे हो ना बच्चों? कितना आसान है बताना। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करना ये चुटकी बजाने जैसा होता है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है बच्चों। अगली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 9 है, -9 को हम राइट साइड में लेके तो +9 हो गया। और अगली इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, -18 को राइट साइड पे ले गए। तो लेट्स कैलकुलेट, करो बच्चों कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं हम? फिर से वही बताना है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो क्या कैलकुलेट करेंगे? x1 के साथ जो मल्टीप्लाई में है उनका रेशियो, यानी कि 2/4। 2/4 कितना आया बच्चों? क्या आया बच्चों? ये 1/2। अगला रेशियो कैलकुलेट करो, b1 अपॉन b2 कितना आया? 3/6। 3/6 भी कितना हो गया बच्चों? अगला रेशियो कैलकुलेट करो, c1 अपॉन c2 कितना हुआ? ये 9/18 कितना आया? 1/2। अब देखो, सिंस a1 अपॉन a2 बराबर है मेरा b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर है बच्चों c1 अपॉन c2 के, तो पहली बात लाइन का स्लोप इक्वल है, यानी कि लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, और यहां से लेंथ भी बराबर है यानी कि कोइंसिडेंट है। कैसी लाइंस हैं बच्चों मेरी? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइन है मेरी। ये बताओ कितना आसान है? ठीक है, सो लाइंस क्या है मेरी? लाइंस क्या है मेरी? ओवरलैपिंग लाइन है। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों आप? इसको आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको एक्सरसाइज में। तो जल्दी से आप ये वाला थोड़ा सा लिख लो, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको पता चले कि लिखना कैसे है कम से कम। ठीक है, जल्दी से लिख लो, 1 मिनट का टाइम देते हैं।
चलो बच्चों आगे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। तीसरी लाइन जो है उसको भी देख लेते हैं। तीसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 को हम राइट साइड में ले गए तो 4, और फिर से बुक से देख लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y और राइट साइड में लेके 12 को तो माइनस 12 को प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ना भी लेके जाना चाहो ना बच्चों तब भी ठीक है, बस हमने एक तरीके से आपको पढ़ाया है तो हम उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने ये वाली फॉर्म बताई है आपको तो इसी तरह से हम रख रहे हैं। आप अगर दूसरे किसी तरीके से करते हो जिसमें आपको ट्रांसफर नहीं करना तो जरूरी नहीं आप ट्रांसफर करो राइट साइड में। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। लेट्स कैलकुलेट ये रेशियो a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 क्या होगा बच्चों 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करो 2 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4 भी 1 अपॉन 2 हुआ। और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करो बच्चों, ये क्या हुआ मेरा 4 अपॉन 12, 4 3 12 यानी कि 1 अपॉन 3। अब सिंस हमने क्या देखा a1 अपॉन a2 तो बराबर है मेरा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है बच्चों c1 अपॉन c2 के। तो ये मेरी लाइंस क्या है, मेरी लाइंस क्या है बच्चों, मेरी पैरेलल। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, जल्दी से लिख लो एक बार। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो अभी तक हम क्या सीख चुके हैं ना, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि व्हाट वी हैव लर्न सो फार, व्हाट वी हैव लर्न सो फार। सो फार देखना आपका थोड़ी देर में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये हंसते हंसते। पहला हमने देखा कि ड्रॉ दी लाइन, ड्रॉ दी लाइन ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन। क्या हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों एक्स वाई प्लेन पर? यस। एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम देखेंगे। अगर मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर मेरी लाइन कैसी है बच्चों इंटरसेक्टिंग, तो जो पॉइंट आएगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखूंगा मेरी लाइन क्या है, इंसिडेंट लाइन है, यानी ओवरलैपिंग लिख देते हैं हम इजी लैंग्वेज में, ओवरलैपिंग। मेरी लाइन कैसी है ओवरलैपिंग। तो मैं देखूंगा कि लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहां पे क्या है मैनी सॉल्यूशंस, इसको मैं सिंपल बोल दूंगा मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपसे फिर भी पूछ रहा है तो लाइन का एक या दो पॉइंट आप बता दो कि लाइन पे ये पॉइंट्स हैं। और तीसरा केस क्या हो सकता था बच्चों पैरेलल, और पैरेलल में मेरा नो सॉल्यूशन, पैरेलल में बच्चों नो सॉल्यूशन। तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए लाइंस। अगर आपने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है बच्चों तो आज आप ड्रॉ कर लेना। आपको क्या करना है, जो पेयर ऑफ लाइन दे रखी है उस पेयर ऑफ लाइन को एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करना है, जो हमने कल सीखा था। फिर बच्चों हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी, आज हमने पढ़ी है नेक्स्ट चीज, और उस चीज का नाम है बच्चों कंडीशंस। हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कंडीशंस फॉर पैरेलल इंटरसेक्टिंग, और कौन सी बच्चों ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस। ये बात आपको क्लियर है बच्चों या नहीं है? ठीक है, अब देखो इसमें ना दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों आपके? दो टाइप के। पहला इक्वेशंस ऑफ लाइन दे रखी है आपको, इक्वेशंस ऑफ लाइन बच्चों दे रखी है और आपसे पूछेगा कि इंटरसेक्टिंग है, बताओ लाइन इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है या फिर पैरेलल है, ये आपसे पूछेगा।
इसी में बच्चों दूसरे टाइप के क्वेश्चन और हो सकते हैं। उसमें क्या कहेगा, आपकी इक्वेशन में कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं देगा, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो, ओवरलैपिंग है तो, पैरेलल है तो। समझे आप किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? आपको क्या होगा बच्चों, लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी और उन लाइन की इक्वेशंस में मेरा जो एक कोई स्केलर है वो मिसिंग होगा, और आपसे पूछेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इस स्केलर की वैल्यू बताओ। समझे बच्चों? हाँ तो भैया समझ उस तरह के क्वेश्चंस को पहले हम आपको एक दिखा देते हैं, और हम ना इसी तरह से थीम वाइज कवर करेंगे। थीम वाइज मतलब एक तरह के क्वेश्चन एक साथ कर लिए, फिर दूसरी तरीके के दूसरी बार कर लिए, तीसरी तरीके के एक साथ कर लिए, ताकि हमें ढंग से मैथ समझ आए। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब आप सोचोगे मन में, तो आपको एक एक चीजें आपकी फिंगर टिप पे रहेगी। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, और 5-6 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे हो जाएंगे तो आपको लगेगा हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, देखो हमने अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराई है आपको, वर्ड प्रॉब्लम हम आपको सबसे लास्ट में कराएंगे जिसमें इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको इक्वेशन उस तरह का एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं बच्चों। तो ये वाले क्वेश्चन अब आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन 2 है, कंपेयर करना है लाइन को। ये कौन सी एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 3.2। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में जो थीम है वो ये है कि पहले इक्वेशन को फॉर्म करो और फॉर्म करने के बाद सॉल्व करो। लास्ट थीम हमारी ये है। तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दो। 3 दिन में आप ये क्वेश्चन के प्रो हो जाओगे, मतलब ऐसे करोगे आप ये क्वेश्चन। चलो बच्चों, आज हमने सीखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। हमें बतानी है कि ये लाइन मेरी क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। बता पाओगे बच्चों आप? सिमिलरली ये भी बतानी है। अच्छा बच्चों, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस वर्ड को हम पहले समझ लेते हैं। थर्ड है, लाइन मेरी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब समझते हैं। कंसिस्टेंट और बच्चों इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चों, अगर जो दो लाइन आपको दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन ना आए तो इनकंसिस्टेंट है। यानी कि अगर लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अगर लाइन का कोई भी सॉल्यूशन बच्चों नहीं है। तो वो लाइन होगी मेरी इनकंसिस्टेंट। क्या होगी बच्चों? इनकंसिस्टेंट। और सोच के बताओ, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है, नो सॉल्यूशन किस तरह की लाइन का होता है? ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल? पैरेलल। समझ गए आप? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए अगर आपको कंडीशन पूछी जाए तो आपको कौन सी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी? पैरेलल। पैरेलल। ये बात समझ आई? यानी कि अगर आपको बताना है कि लाइन मेरी इनकंसिस्टेंट है तो आपको कौन सी कंडीशन बतानी पड़ेगी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। ये किसकी कंडीशन होगी बच्चों? इनकंसिस्टेंट। मैंने पैरेलल तो सोच लिया, अगर मैं उसको दूसरी तरीके से पूछूं आपसे तो ये कंडीशन इनकंसिस्टेंट लाइन की भी कंडीशन मेरी है। ठीक है बच्चों, कंसिस्टेंट क्या होती है? मेरा सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन मैंने पढ़ा था, दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो वन सॉल्यूशन या फिर बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होगी बच्चों? a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। और इनफाइनाइट में कंडीशन क्या होगी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आपको अगर ये बताना है कि आपकी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है क्या लाइन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर लाइन का सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो लाइन कंसिस्टेंट है। अगर लाइन का सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंडीशंस आप ये वाली यूज कर सकते हो। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों समझने में? हाँ भैया। तो देखो, ये हम बता देंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कौन सी लाइन की इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी दोनों लाइन कंसिस्टेंट होंगी।
ठीक है। अच्छा, फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपसे यह पूछा है कि ग्राफिकली बताओ इसको। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पहले तो आप ये बता दो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा है, आप बताओ कि लाइन की इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आप पहले कंडीशन लगाओगे, कंडीशन लगाने के बाद अगर कंसिस्टेंट आती है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करो। ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना हमने कल देख लिया था, ठीक है बच्चों। तो यहां तक देखो हमारा हो चुका है। देख रहे हो आप कितना आसानी से ये होता जा रहा है। ये आप कर पाओगे ना ये वाली चीजें, या हम बता दें एक आपको। देखो पहली लाइन को देखो, पहली लाइन में a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करो, तो a1 है 1 हमारा और a2 है 2। दूसरी चीज कैलकुलेट करो b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 को कैलकुलेट किया तो ये क्या हुआ मेरा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 को कैलकुलेट करो बच्चों फर्स्ट वाले केस में 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 का मतलब 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसलिए आप ये मेरी लाइंस क्या है, मेरी कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। ये क्या है बच्चों, ये कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाओ और ड्रॉ करो सॉल्यूशन, ये बोल रहे हैं। तो आप बता दोगे बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन बताना है तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो मैंने 0 सोचा, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5, यानी कि सॉल्यूशन एक पॉइंट क्या आया ये। आप दुनिया भर के पॉइंट बता सकते हो और वो दोनों पॉइंट दूसरी लाइन पे होंगे। देखो आप ये वाला पॉइंट निकालोगे ना तो इस पे ऑटोमेटिकली आएगा। देखो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। पहली लाइन पर जो पॉइंट है वो दूसरी पर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कंसिस्टेंट में एक आप सॉल्यूशन बता दो। फिर ये देखो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ देखेंगे, सारी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ देखेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ को ड्रॉ करना है। फिर ये ट्राइंगल व्राइंगल हम सारा एक साथ देखेंगे। ये पूछ रहा है ना ट्राइंगल फॉर्म विद द एक्स एक्सेस, तो कोऑर्डिनेट पूछे हैं उसके। तो आप इसको ट्राई करके देखना, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, फिर से हम अपने वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार रिपीट करते रहना है। हमने पढ़ लिया लाइन को ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन पे, और अगर वो लाइन कट कर रही है तो उनका सॉल्यूशन फाइंड करना। ग्राफ पे देख लेंगे कहां पे पॉइंट आ रहा है वैसे। दूसरा हमने देख लिया लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या ओवरलैपिंग है, तो उनका मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं, मतलब सॉरी कंडीशन पता कर सकता हूं कि कंडीशन ये है, और इस कंडीशन को देख के मैं बता सकता हूं मेरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अच्छा, इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता था कि लाइन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, या लाइन मेरी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है। तो इस तरह पे थे ना बच्चों हम यहां पे। तो आप कोई कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कांस्टेंट की वैल्यू बताओ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से बच्चों हम। कितना आगे है अभी तक नहीं आया क्या बेटे। 3.2 एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा एक 3.2 एक्सरसाइज। एक सेकंड में बस आगे और देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो, नहीं 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 बेटा, यहां पर है, यहां पर है, आया था अभी, आया था, हाँ आया था, फिर से गायब हो गया। हाँ देखो बच्चों, मैंने जो मैंने बताया ना उस चीज को सोचने की कोशिश करो। क्या बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझे आप। क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं यहां पे पहले, ताकि आप ना एप्रिशिएट कर पाओ। मैथ में आधी प्रॉब्लम आपकी तब समझ हो जाती है जब आपको क्वेश्चन समझ आने लगे। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 क्या दे रखा है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 2y
प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या बोला है बच्चों, यहां पे ध्यान दो, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, यानी p की वैल्यू पूछी है। p की वैल्यू कब पूछी है, जब मेरी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा हो बच्चों, यूनिक हो। देखो आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कैलकुलेट करते थे, यहां पे आप कंडीशन यूज करनी है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करो बच्चों, वी गेट, क्या मिला बच्चों हमें, a1 क्या है, x के साथ, जो पहली इक्वेशन में x के साथ जो है, तो 4 अपॉन a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में 2 के साथ जो है, शुड नॉट इक्वल टू b1 क्या है, जो y के साथ है, क्या है बच्चों ये p अपॉन इसमें y के साथ क्या है 2। आपको समझ आया बच्चों ये, हाँ भैया। तो p की वैल्यू आप समझे ना, जो हम बता रहे थे अभी आपको और समझ आएगा। इसको हमने लिख दिया p अपॉन 2 शुड नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 2 से ये 2 बार कट गया, इक्वल टू 2। फिर p को हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है p की, तो हमने क्या किया, इस 2 को राइट हैंड साइड में बोल दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो ये आई कि आप कुछ भी वैल्यू ले लो p की, बस क्या वैल्यू ना लो, 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 4 के इक्वल मतलब आपके जो मन में आया वो वैल्यू ले लो p की, लेकिन बस ऐसी वैल्यू मत लेना कि वो 4 हो जाए। अगर आप ऐसा लोगे तो आपकी सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, यूनिक। क्या होगा, यूनिक। फिर से मैं आपको अपने इस वाली चीज पे बता रहा हूं, देखो हमने क्या पढ़ा, कंडीशन पढ़ी थी इंटरसेक्टिंग पैरेलल और ओवरलैपिंग लाइन की। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है और पूछा है इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग या पैरेलल है। दूसरे में क्या होगा, आपको बताएगा कि भाई मेरी लाइन यूनिक सॉल्यूशन दे रही है या मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है, सॉरी इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन तो एक ही बात हो गई बच्चों। आपको ये बोलेगा कि आपकी लाइन कैसी है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो आपको इक्वेशन में एक वो कांस्टेंट या एक कोई वैल्यू दे देगा और वो वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो क्या आप फाइंड कर सकते हो बच्चों ऐसे, इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो इसे। ये पूरी चीज आपके दिमाग में ऐसे क्लियर होती जानी चाहिए बच्चों, और मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ऐसे क्लियर करते रहोगे ना, आप किसी भी अपने क्लास के बच्चे को पकड़ना और आप उसको पूरा पढ़ा दोगे, आप बिना बुक के पढ़ा दोगे बच्चों, उस लेवल तक आपका लेवल पहुंच जाएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप बस प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। जो हम पढ़ा रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा आप उसको अप्रिशिएट करोगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो बहुत आसान लगेगा बच्चों आपको। जैसे साइंस हमने देखी है, साइंस हमें कितनी आसान लगने लगी है, ऐसे ही मैथ भी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलो बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। तो देखो ये समझ आया, ये जो इन्होंने निकाला p शुड नॉट इक्वल टू 4, तो क्या बोल रहे हैं ये कि p की भाई आप कोई भी वैल्यू ले लो, ऑल वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट 4, तो ये क्या आपको दे देगी, यूनिक सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, आपको डरना नहीं है। देखो इसने क्या है, आपको डराने की कोशिश की है, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बच्चों डरना नहीं है। देखो इसने क्या क्वेश्चन दिया है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्या पूछ रहा है ये, के की भैया वैल्यू बता दो। सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि के की हमें वैल्यू बता दीजिए कि इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो आपको के कितनी सारी जगह दिख रहा है, तो देख के डरना नहीं है, अब देखना कितना आसान है ये। इसको हम लिख लेते हैं अपने दूसरे वाले पेज पे, के एक्स प्लस 3y, क्या है बच्चों, के एक्स प्लस 3y। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, के एक्स प्लस 3y बोल दो एक बार आगे, माइनस
in the bracket k minus 3 bracket close equal to 0. ठीक, और दूसरी चीज, दूसरी इक्वेशन क्या है? 12x minus ky minus equal to 0. माइनस 12 plus ky है minus 12x प्लस के वाई माइनस के। हाँ देखो ये दूसरी इक्वेशन है। आपको देखने में कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है। उसने पूछा क्या है, हम आपको ना शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसने पूछा है भैया के की वैल्यू बताइए आप हमें, कब? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर भैया टाइम हमको दो, हम सॉल्व करके बताते हैं फिर आप बताना। हाँ ठीक है, टाइम दे दिया बच्चों, सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट। जल्दी बताओ बच्चों। चलो बच्चों, आपको अभी अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। इसका मतलब देखो, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए बच्चों c1/c2। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं हमें गिवन इक्वेशन से और उन वैल्यूज को लिखते हैं। कंपेयर करने पे हमें क्या मिला? देखो हमें मिला बच्चों a1 की जगह लिखा हुआ है k। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k, और x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12, तो k/12 इक्वल, यहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है 3, और यहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है k, 3/k इक्वल। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -k-3, और ये क्या लिखा हुआ -k, तो माइनस से माइनस इसमें तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों इस तरह की जब चीजें आती हैं, देखो बच्चों सुनो ध्यान से, देखो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, या आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, या इस और इसको भी इक्वेट कर सकते हो। मतलब कि मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट कर सकते हो क्योंकि सारी इक्वल हैं। आपके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से भी इक्वेट कर सकते हो, या फिर आप बच्चों फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से भी इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह की चीज आप पहली बार देख रहे हो, तो हम तीनों तरीके से आपको करके बताते हैं। पहले आपने इक्वेट की k/12 इक्वल टू 3/k, इसमें सॉल्व करते हैं। तो k को लेफ्ट में लेके गए तो k की k में मल्टीप्लाई, यानी k इंटू k। आपके लिए एक बार पूरा ढंग से लिख देते हैं, 12 इंटू 3, k इंटू k क्या हो जाएगा बच्चों? k², और 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 36। तो k² है, लेकिन मुझे निकालना है k, तो k² या तो आप ऐसे लिख लो 6 इंटू 6, या फिर आप ऐसे लिख लो k इक्वल टू अंडर रूट और 36, यानी यहां से स्क्वायर हटाया और स्क्वायर हटाने पर राइट साइड में मेरा अंडर रूट लग गया। तो अंडर रूट 36 क्या होता है बच्चों? 6। अंडर रूट 36 क्या होता है? एक्चुअल में तो +-6 होता है बच्चों। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे वहां पे कि इसकी वैल्यू जो होती है अंडर रूट से बाहर आने पे +-6 आती है।
ठीक है, सेकंड को थर्ड से इक्वेट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो यहाँ पे 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k। अब देखो इसमें k से k तो कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है, तो ये 3 इक्वल क्या आया, k माइनस 3, लेफ्ट पे लिख लो k माइनस 3 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 6। यहां से मेरा निकल के आया कि k की वैल्यू 6 है। आप बच्चों हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी बने, देखो जैसे यहां पे बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम पढ़ाएंगे तब हम डिटेल में देखेंगे, तो इसके दो सॉल्यूशन आते हैं। अब जरूरी नहीं है इसके दोनों सॉल्यूशन सही हो, ठीक है बच्चों, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तब हम इस चीज पे फोकस करेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आई 6, तो k की वैल्यू 6 आंसर है बच्चों, ठीक है, -6 आंसर नहीं होगा। बात समझ आई। इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को क्या आप इक्वेट कर सकते हो, और इक्वेट करके आप निकाल लेना। तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना है, और अटेंटिव होके सोचना है कि ऐसा तो नहीं कि इसका जो दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो इसका आंसर तो नहीं। ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लाइन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी पर फोकस करते हैं। तो आप हमको बता सकते हैं कि वैल्यू है बच्चों, इस वाले केस में तो देखो आप अगर इससे बताते ना तो आपको लगता है कि आपने आंसर सही किया है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, ये आंसर ठीक है। अगर इससे किया, मान लो आपने लकीली सेलेक्ट किया पेयर 2 और 3, 2 और 3 करने पे तो आंसर सही आ रहा है ना, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 और 2 करने पे तो आपके दो वैल्यूज आई, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि मैं एक बार चेक कर लूं, ऐसा तो नहीं कि दोनों वैल्यू आंसर है या कोई एक वैल्यू आंसर है, ठीक है। हाँ भैया। चलो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन देख लिए, तो मैंने आपको कितना सिखा दिया अभी तक, आप उसी तरह से आपको करना है जिस तरह से हम करते जा रहे हैं। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन नहीं किए हैं तो बच्चों आप कर लेना, क्योंकि एक बार मैथ छूट गई, साथ साथ आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो इतना छूट जाएगा बच्चों, आप कभी नहीं कर पाओगे। और ये जो है ना, ये सिर्फ इस क्लास 10th का नहीं, लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना 2 वेरिएबल की, ये आपका 11th 12th उसके आगे भी आप जो पढ़ोगे हर जगह यही चीज यूज होगी। तो इसकी प्रैक्टिस बच्चों आपको बहुत होनी चाहिए। और आज हमने बहुत कम पार्ट टच किया है अभी लीनियर इक्वेशन का, कल हम मेन पार्ट पढ़ेंगे। तो जो हम ग्राफिकल वे में सॉल्यूशन निकाल रहे थे, हमने देखा कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, कितना ज्यादा बेकार मेथड है ग्राफिकल मेथड, मजा नहीं आता ग्राफिकल मेथड में। तो कल हम एल्जेब्रिक मेथड देखेंगे, यानी कि बिना लाइन को ड्रॉ किए हुए कैसे लाइन का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों, कल उसे हम डिटेल में देखेंगे। आज हमने देखा कि लाइन मेरी अगर पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो बुक में जो टेबल लगी हुई है उस टेबल को आपको मन में चिंतन करना है कि अच्छा ये वाली कंडीशन होती है, और उसके साथ आपको कंडीशंस भी सोचनी है कि भैया ने क्या कंडीशन बताई थी कि इनका स्लोप इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, ये वाली कंडीशन, इस तरह से सोचना है, और फिर उस वे में आपको याद रखना है, इसके सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ये जो कंडीशन टाइप के क्वेश्चंस हैं कि ये लाइन ये है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू, समझे बच्चों। तो इस तरह का के पूछ ले, पी पूछ ले, ए पूछ ले, तो उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के इसमें जो भी क्वेश्चंस हो आप सॉल्व कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है 2 का 2, तो आपको एक बात समझ आ रही होगी बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, देखो एनसीईआरटी मैथ का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों यही है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन जिस तरीके से होने चाहिए ना मैथ में, वो कुछ भी अलग तरीके से सीक्वेंस में है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, मैं आपको इसी वे में पढ़ा रहा हूं बच्चों, कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होता जाए कि कोइंसिडेंट लाइन पढ़ी तो दोनों पढ़ लिए कि अच्छा लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो बताना, और अगर दे रखा है कि भाई लाइन ऐसी है तो कंडीशन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू बतानी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम कल क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूं, कल हम लाइन को एल्जेब्रिक वे में, यानी कि बिना लाइन को ड्रॉ किए हुए उसका सॉल्यूशन पता करना, ये सीखेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपका ना ये एक जगह लिख लिया है ताकि ना एक ऑर्डर बना रहे। फिर उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, हमने देख लिए। उसके बाद हम कुछ उस तरह की इक्वेशंस देखेंगे जो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन उनको लीनियर इक्वेशन में बदला
जा सकता है। लीनियर इक्वेशंस नहीं है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है। जब चेंज हो जाएगी तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमें, ठीक है। और सबसे लास्ट में बच्चों हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। तो अगर आप ढंग से मेहनत करोगे अभी, तो ये चैप्टर हमारा अगले 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कल एल्जेब्रिक वे में हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। आज जो पढ़ाया है बहुत धीरे धीरे हमने पढ़ाया है, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, हमें पता है कि आप आगे जो पढ़ोगे ना हर जगह ये काम आएगा, और इसीलिए हम इतना टाइम देके दे रहे हैं ताकि आप ना इस चीज को सोच पाओ। और जब आप ज्योमेट्री वाली पार्ट पढ़ोगे ना बच्चों, तो ज्योमेट्री वाले पार्ट में आप देखोगे कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं ना, लाइन की इक्वेशन, इतनी सारी लाइन की इक्वेशन पढ़ोगे ना आप उसमें, तो लाइन को विजुअलाइज करना वहां पे आप सीखोगे, और वो आपका यहीं से शुरू होगा, ठीक है बच्चों। चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, ओके।